अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अहमद अज़ीज़ी एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम पूरा सच में आपके साथ हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम जिस तरह से आपको पता है कि मैं एक सोलो प्रोग्राम करता हूँ जिसमें हम रिफ़ॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं और सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं। आज का प्रोग्राम है तो सॉल्यूशन बेस्ड, मगर आज हमारे साथ बहुत नामी-गिरामी पार्टिसिपेंट मेरी खुशकिस्मती कि वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम हम करंट अफेयर पे कर रहे हैं। और मैं विदाउट एनी फर्दर डू मैं तारुफ कराता हूँ अनीस फारूकी साहब का, जिनको कि किसी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह जानी-पहचानी शख्सियत हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं अनीस भाई इस प्रोग्राम बहुत में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं इदरीस खान साहब, कम्युनिटी की बड़ी भरपूर आवाज़ हैं और अपनी एक राय रखते हैं, साहिब राय हैं माशाल्लाह। और मैं उनका बड़ा ममनून हूँ कि आज वो मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े हैं। इदरीस भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इदरीस भाई, प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं चाहता हूँ कि अनीस भाई की तरफ लेके जाऊँ और बात को हम आगे बढ़ाएं। आज का मौजू हम ये रखना चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इस वक्त चाह ये रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाए और आइंदा इलेक्शन में जाने से पहले हर पार्टी के पास भरपूर काम करने का मौका उनको मुहैया हो। तो अनीस भाई, आप समझते हैं कि हालात इस तरह के हैं कि ये बात होती हुई नजर आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। लेकिन मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ सुना है लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात। तो मेरी नज़रों से तो ऐसी ना तो कोई स्टेटमेंट गुज़री है और ना किसी की नीयत मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि अच्छा, लेवल ये प्लेइंग मैं फील्ड आपको होगी। आपको थोड़ा सा इस हवाले से ये बताऊं कि ये पहली आवाज जो सबसे पहले मीडिया में आई और जिस तरफ से आई वो मुस्लिम लीग नून थी। मुस्लिम लीग नून जो है, जिस वक्त पीपल्स पार्टी पीटीआई की गवर्नमेंट गई थी, तो उस वक्त मरियम नवाज शरीफ की भरपूर आवाज थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। तो उसके बाद जो कुछ हालात होते रहे तो हमें नजर ये आया कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड शायद नून लीग को प्रोवाइड कर रही है। जब जी, ऐसा सिलसिला होता लोगों को नजर आया तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये आवाज आ गई कि भाई हमें भी लिविंग प्लेइंग फील्ड दी जाए। हुँ। तो इस तरह से ये बात अच्छा, अब वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात वो अच्छी उस वक़्त लगती है जब सरकार की तरफ से आए और जो 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 हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनकी तरफ से आए। तो और जो हमारे असल मालिक और आका हैं उनकी तरफ से आए, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो बात होती है या एक नीयत होती है कि ये हम लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और सबके लिए होगी और यकसा होगी, बराबर होगी। तो उसको हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। इसकी मैं नहीं समझता कि नून लीग के कहने से या पीपल्स पार्टी के कहने से वो अपने लिए कह रहे हैं कि हमें तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, इनको रोक लें, इसको रोक लें और मतलब यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा एमक्यूएम को भी थोड़ा-सा लीज़ डाल के रखें थोड़ा-सा और पीटीआई को तो बिल्कुल ही लीज़ डाल के रखें। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। लेवल विदित प्लेइंग भाई, फील्ड ये आप होती इस है कि बारे में क्या, अनिस भाई न्यूट्रल ने न्यूट्रल हो जाए, हाँ न्यूट्रल हो तो बात है ना। जी बोले, आप जी, आपकी क्या राय है इस हवाले से, आप क्या देखते हैं? साहिर भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे लाइन पे लिया और मैं बिल्कुल अनीस भाई की बातों से मुत्तफिक हूँ। अगर लेवल फील्ड प्लेइंग होनी चाहिए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यकसा तौर पे होनी चाहिए और सिर्फ नून लीग के लिए या एक दो जमातों के लिए नहीं होनी चाहिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर उन तमाम को यकसा उनके साथ सलूक होना चाहिए। जी। ठीक है, ये बात हम सब चाहिए के ऊपर कर रहे हैं कि ये जी, होना चाहिए, क्या ऐसा होगा हो भी? नहीं रहा। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं हो रहा। हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग भी यही कहती थी, दूसरी पार्टियां यही कहती थी, मगर जो मंजूर नजर पार्टी थी एस्टेब्लिशमेंट, उसको चुन के हम पे मुसल्लत उसने कर दिया। उसने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया था तो वो नापसंदीदा हो गई पार्टी। उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने ख्याल आया कि हमें दोबारा से वापस जाना चाहिए, इस बार हम नून को शायद चुन लें। तो हुँ, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये फैसले हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं हो रहे, जैसे कि अनिल भाई ने बताया। ये जिसने फैसला करना है, जो जिस इस मुल्क का चौकीदार इस मुल्क का मालिक बन चुका है, ये सबको पता है। हम बड़ी खुल के इस हवाले से अपनी राय देते हैं। तो लिहाजा ऐसे में अब आइंदा का लाहे अमल पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होना चाहिए? आया इलेक्शन ही हल है
या कोई अनीस भाई आप बताइएगा, या इसके अलावा जी। कोई और तरीकेकार है? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो डेफ़िनेटली हल होता है, और जमहूरियत भी मतलब बिल्कुल हल होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बैकग्राउंड्स में या बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए बाय द बुक, हम उस बुक के, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चल सकते, क्योंकि उसके अपने-अपने स्पेशल कंडीशंस होती हैं। तो पाकिस्तान की जो कंडीशन इस वक़्त है, मैं इकोनॉमिक अगर उसकी बात करूँ, एक ऐसी खाई में हम गिरे हुए हैं कि पहले हमें उससे बाहर निकलना है। वो, क्योंकि अगर हम सर्वाइव नहीं करेंगे तो ना मुल्क, ना फ़ौज, ना सरकार, ना इलेक्शन। तो पहली प्रायोरिटी, तरजीह जो है वो यही है कि किसी तरह से जो ये डूबती हुई डिक्लाइंड इकोनॉमी है, इसको हम थोड़ा-सा सहारा दें, और इसके लिए अगर हमें थोड़ा-सा सब्र भी करना पड़े इलेक्शंस के लिए, वो भी कर लें। लेकिन चूँकि हम एक आईनी जमहूरियत हैं, एक पार्लिमानी जमहूरियत हैं, और उसके अंदर इंटरिम गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत के आने के 90 डेज़ के अंदर-अंदर इलेक्शन बनता है, वरना वो इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्ज़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आके निगरान हुकूमत भी फँसती है, और हमारी मौजूदा ताकतवर जो मुक़्तदरा हैं, वो भी उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी होती है। तो मुझे ये लग रहा है कि जनवरी, फरवरी तक इलेक्शन भी हो जाएँगे, जब तक इकोनॉमी को भी ये इंटरिम गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस कदर पाँव पे खड़ा कर देगी कि आने वालों को कुछ वो सपोर्ट दे सकें, कुछ वो उसको लेकर चल सकें। तो ये मैं देख रहा हूँ, इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी। मैं अगर हाकिम वक़्त हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी पहले ये होगी कि इकोनॉमी को कैसे सही किया जाए, और उसके अलाइन करते हुए फिर मैं इलेक्शंस की तरफ चलूँ। जी। ठीक है जी, दरीस भाई, आपने अनीस भाई को सुना। उन्होंने जी। बताया कि उनकी प्रायोरिटी इस वक्त इलेक्शन नहीं है, बल्कि इकोनॉमी है, ताकि मुल्क किसी तरह से पैर पे खड़ा होने की तरफ बढ़े और उसके बाद फिर इलेक्शन करा लिए जाए। आप इनकी राय से मुत्तफिक हैं? आप समझते हैं कि ये 3 महीने में कोई जादू का चराग होगा कि इकोनॉमी स्टेब्लिश कर लेगी, या ये मिलिट्री जो आज 75 साल में तो कुछ नहीं कर सकी, हर दफा अपने मंजूर नजर इकोनॉमिक्स को लेकर आते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारा होगा, फॉरेन पॉलिसी हमारी होगी, सब कुछ हमारी होगी, हुकूमत तुम करो, जलील तुम हो, जूते तुम खाओ, मगर करेंगे सब कुछ पीछे से बैठ के हम। तो इस दफा उनके पास ऐसा कौन सा चूरन है कि ये कौम को बेच देंगे ये 3 महीने में? आप बताइए जरा। मेरा ख्याल है कि 1.5 साल जो अभी गवर्नमेंट गई है शहबाज शरीफ साहब की, उससे पहले इमरान खान साहब पीटीआई वाले वो गवर्नमेंट कर रहे थे, और इकोनॉमिक सिचुएशन उस वक्त बहुत बेहतर थी एज एज कंपेयर टू 1.5 साल पहले। और उनको भी इसीलिए हटाया गया कि भाई इकोनॉमिक सूरत हाल सही नहीं है और काफ़ी इश्यूज हैं, उनको हटा के शहबाज शरीफ उनके ग्रुप को लाया गया। उस 1.5 साल में कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब तो मुझे तो पॉसिबल नज़र नहीं आता कि कीमतें कहीं कम होंगी। मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो, और इलेक्शन भी हो बिल्कुल ईमानदारी के साथ हो, और जो जीते उसको आप हुकूमत दें, उसे हुकूमत करने दें 5 साल के लिए। 5 साल के अच्छा, लिए हुकूमत आपके हुकूमत ख्याल में अगर अभी इलेक्शन की जो डेट दी जा रही है और मार्च में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तो आपके मुताबिक इस वक्त थोड़ा सा सिनेरियो पेंट कीजिएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां पर अपनी मेजॉरिटी लेके जा सकती है प्रोविंस वाइज? देखिए ना, जो पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसके साथ रिलेटेड है। उन्हें पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है, हमारे यहाँ 4-5 बड़ी-बड़ी जमातें हैं जो पिछले 40 साल से सियासत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, और जमीयत उलमा पाकिस्तान है, और पीटीआई है। और ये बड़ी-बड़ी जमातें हैं जो कि कर सकती हैं। लेकिन हमने पीपल्स पार्टी को भी देखा और नून को भी देखा। इमरान खान को उन्होंने 3 साल, साढ़े 3 साल का टाइम दिया और उसके बाद निकाल दिया। तो जो हल्के हैं, उन्हें चाहिए जो भी इलेक्शन जीत के आए, ऑनेस्टली जो जीत के आए, उसको हुकूमत दें और उन्हें काम करने दें। और जब 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 भी पब्लिक की हुकूमत बनती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप पाकिस्तान में मार्शल लगा दें या कुछ कर दें। एक किस तो आपको पॉलिटिकल पार्टी को आप समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इलेक्शन में वो हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो जो 3 साढ़े 3 साल इमरान खान साहब ने गुज़ारे हैं, उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए हैं, काफ़ी उन्होंने पब्लिक के लिए काम किया, कोविड के लिए उन्होंने काम किया, और उनको ज़बरदस्ती निकाला गया जो भी है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, और जो आपकी ऑनेस्टी है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है, और उनकी एक अपनी से है वर्ल्ड के अंदर, और पीटीआई डिजर्व करती है। पीटीआई पूरे चारों सूबों के अंदर है, और इमरान खान साहब को दोबारा आना चाहिए, और उनको बिल्कुल आप ऐसे पीटीआई को भी ऐसे ही डील करें, इज ए वन ऑफ दी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है अनीस भाई, ये जो इदरीस भाई ने कहा कि पीटीआई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी बहुत ज्यादा जो है वो आवाम में पजीराई है। 9 मई जैसे वाकयात अगर हो जाएं किसी मुल्क के अंदर, उस मुल्क में दोबारा उसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करके लाया जाए, तो आया ओवरऑल जिस तरीके से स्टेट ऑपरेट कर रही है उसमें क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, आप बताइए। जी देखिए, दो बातें हैं, मैं इसमें बता देता हूँ। पहली बात तो जो ये अभी इदरीस भाई ने कही कि पीटीआई इटसेल्फ इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस पूरे जो रेस होगी इलेक्शन की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने अपना मुकाम तो बना लिया है पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में। इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेजर पार्टी नाउ। पीपल्स पार्टी के साथ साथ, नून लीग के साथ साथ अब पीटीआई भी एक स्टेक होल्डर है। नाउ आपको ये मालूम है कि इलेक्शन जो है वो ज़्यादातर नंबर गेम होता है। नंबर गेम पूरा होता है दो जो सिंपल मेजॉरिटी के लिए या 2/3 अक्सरियत के लिए, तो ही वो हुकूमत गवर्नमेंट सरकार कायम कर सकती है। तो मकबूल होना, आवाम में पॉपुलर होना, इमरान खान का नेक, मुत्तकी, परहेज़गार, सूफ़ी बुज़ुर्ग होना, वो एक अलग बात है। जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन वाले दिन होता है पाकिस्तान में। ग्राउंड रियलिटीज पे होता है वो। हाँ, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन वाले दिन में होता है, और उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। और हम हमेशा ये बात सुनते हैं कि बिरयानी की प्लेट, कीमे वाले नान, पीरी मुरीदी, जागीरदारी, वडेरा चौधरी सिस्टम, सरदारी सिस्टम, बरादरी सिस्टम, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं पाकिस्तान, क्योंकि जो हमारा लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, राइट? तो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं पाकिस्तान में इलेक्शन। और उसके साथ साथ जो पीछे से धक्का लगाने वाले होते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि ये अब वो धक्का कौन से रिक्शे, गाड़ी, टैक्सी, वैन को लगा रहे हैं, राइट? तो इस वक्त बज़ाहिर आपके सवाल का जवाब ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद कोई गुंजाइश नहीं है धक्का लगाने वालों के पास कि वो उस टायर में हवा भरें और उसको जो है ना आगे करेंगे इन्फ्लेट करके, जो कि कोई चांस नहीं है। वो अपने ऑर्गेनिक, अपनी ताकत और अपनी पॉपुलैरिटी के बलबूते पे जितनी भी सीटें लेगी वो इनफ नहीं होंगी इवन टू बी एबल टू डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी ऑफ पाकिस्तानी पार्लियामेंट, पीटीआई के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं। जीतेगी, इमरान खान भी जहाँ से खड़ा कर दोगे जीत जाएंगे, पार्टी के अच्छे खासे लोग भी जीत जाएंगे, लेकिन वो नंबर गेम का जो चक्रव्यूह है ना, उसमें वो पूरे नहीं उतरेंगे, ना उनको उतरने दिया जाएगा। अब ये बिल्कुल ही, अगर जैसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ शफाफ न्यूट्रल इंतखाबात करा दी जाए तो शायद कहानी कुछ और हो। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कराची जैसे शहर की 11 सीटें भी इमरान खान ने रातों रात ले ली थी या उनको दे दी गई थी, क्या अब वो मिलेंगी? क्या अब मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में या फ़ारूक सत्तार और खालिद मकबूल की क़यादत में वो उनको ये टफ टाइम नहीं देंगे? क्या दीगर वहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, या और इस्लामी जो अहले सुन्नत नहीं, सिंध में, खुद सिंध में, सिंध के अपने कराची शहर के अपने इलाकों में उनकी सीटें बन गई। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। अब आते हैं 9 मई की तरफ। 9 मई देखें सर, ऐसा वाक़या है, सीधी-सी बात है कि ये मैं समझता हूँ कि ये कोई इमरान खान की गिरफ्तारी पे एहतजाज नहीं था। ये इमरान खान की इस सोच का मुज़ाहरा था कि मेरे साथ फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा है और मैं एक रिवॉर्ड ले आऊँगा। तो बेसिकली ये एक ट्रीजन की एक कोशिश थी, सीधी-सीधी कोशिश थी। जर्मनी, इंडिया, फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा समेत किसी मुल्क में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी मुल्क में ये काबिल कबूल नहीं है। इसकी मज़म्मत इदरीस भाई भी करेंगे, अहमद अज़ीज़ साबरी भाई भी करेंगे, और मैं भी करूँगा, और हर ज़ी होश शख्स, हर पाकिस्तान का शहरी करेगा कि ये कोशिश ही ख़राब थी। अब मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे सलाहकार कौन थे, मशवरा देने वाले कौन थे, या वो जो अब आर्मी के अंदर जो हम जैसे कहते हैं ना लोग बैठे हुए थे, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जैसे लोग, वो उनकी जानिब के सर्टेन क्वार्टर्स उनको तसल्लियाँ तशफ़ियाँ करा रहे थे कि आपने घबराना नहीं है, कर डालो, नहीं है, और जो है वो पीछे से सब भाग गए। कोर कमांडर पे हमला कर दो, घर पे हमला कर दो, हम आपके साथ खड़े हैं। जनरल आसिम मुनीर चंद घंटों की बात है, फेरोज सब्जवारी की आपने लीक ऑडियो भी सुन ली होगी कि बस ये हुआ चाहता है। तो भाई ये तो मुझे काबिल कबूल नहीं है। मैं कितना ही इस्टेब्लिशमेंट का नाखिद रहा हूँ, कितना ही पाकिस्तान की अफवाज का
बजट का जो डिफेंस का हिस्सा है वो हमारा खा जाते हैं, उस पर मैंने तनकीद की। लेकिन यहाँ मैं नहीं करूँगा, यहाँ मैं उनके साथ खड़ा हूँगा कि बिल्कुल ठीक। तो ये जो ब्लंडर एक हो गया ना, अब इस ब्लंडर को इदरीस भाई भी मुझे समझाने की कोशिश करें कि इसको, इस पे मरहम कैसे रखा जाएगा, कैसे इमरान खान जो है अब वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे मुक्तदरा को। इदरीस भाई जरा अनिस भाई, ये तो रियलिटी सवाल है ना उनकी सर, तरफ से ये आया। अनीस reality भाई है। ने एक सवाल किया आपसे, आप इस पे थोड़ा सी अपनी राय का इजहार कीजिए कि इसको, ये जो इतना बड़ा डैमेज हो चुका है, इसको अनडन कैसे करना है आगे दोबारा से पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में। ये पॉलिटिकल पार्टी जो कि आपने देखा कि इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे इसकी कहीं अब कोई उसकी स्टैंडिंग नहीं रही है। तो ये 3 महीने में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिकली कैसे ये बनाएगी, आया इसको इजाजत मिल भी जाती है तो ये कैसे पार्टिसिपेट करके इलेक्ट करेगी। दूसरी, अब इस बात पे भी रोशनी डालिएगा कि ये अभी हमने बात की है स्टेक होल्डर्स की, तो स्टेक होल्डर हर प्रोविंस में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जैसे बलूचिस्तान में हमारे पास बलोच लिबरेशन वाले भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं और बरामदार मुफ्ती मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। इसी तरह से सिंध में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल आवाज अल्ताफ हुसैन की भी है, जो आज आप आजकल सुन रहे हैं। अगर उनको भी इस गेम के अंदर इन करना है तो क्या आया उसके भी मौके ये हैं आम माफी वाले, या अभी हालात आम माफी वाले नहीं बने? देखिए, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, वो तो जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसकी तो हर पाकिस्तानी मज़ामत करता है। और जिन लोगों ने भी किया है, हुकूमत को चाहिए कि ओपन ट्रायल करें, और जिन पे भी इल्ज़ामात हैं उनको ओपन ट्रायल में ला के उनसे पूछा जाए। सिविल ट्रायल किया जाए, ये याद रखें। सिविल हाँ, ट्रायल सिविल। किए जाए। और कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। वो तो बिल्कुल ठीक। एक्सेप्टेबल नहीं है। फौज हमारी है, हमारी रहेगी। और मतलब फौज ने पाकिस्तान को संभाला हुआ है। अल्लाह ताला उनको और उनको वो करे, मतलब हमारी दुआएं पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी लोगों के साथ है। लेकिन बिल्कुल, अभी राब्ता हमारा जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है इदरीस भाई के साथ, तो वही हम बात इसी है कि सिविल ट्रायल की जो है, देखिए अगर हम गुंजाइश आज है। अगर आज हम बात ये करें ना अहमद भाई कि पाकिस्तान में ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, इन पे मिलिट्री कोर्ट में चला के इनको इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ, ठीक है ना? तो ये गलत इसलिए बात होगी कि कल को हमने ये हमारे अपने नैरेटिव की नफ़ी होगी कि हम एक तरफ तो हम इन सब की मुखालफत करते रहे हैं, जो मिलिट्री का सिविल सुप्रीमेसी की बात की है हमने, जी इसकी बालादस्ती की बात की है पार्लियामान की, तो हम जी। कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स को। जो एक ब्रिगेडियर जो है वो बैठ के जज के फ़राइज़ अंजाम दे, तो वो तो मैं इदरीस भाई की बात से एग्री करूँगा। जी इदरीस भाई, आप जी कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी जी, लाइन पे। आप नहीं, बोलिए। मेरा मेरा कहने का मकसद ये है कि फौज का काम इलेक्शन कराना नहीं है। फौज को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को फुल अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्शन शफाफ, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन कराए। इस 76 साल में कितनी दफ़ा सिविलियन गवर्नमेंट आई है, आप हिसाब लगा के देख लें। जी, जी। और कितनी दफ़ा उन लोगों को काम करने दिया गया है। अब और लेकिन जो मेरी जो सवाल था ना अहमद भाई का, जिसका शायद जवाब अभी हम तलाश कर रहे हैं कि क्या अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या पोजीशन आप देख रहे हैं पीटीआई की, ये सवाल मैं आपका तजज़िया जानना चाह रहा हूँ। मेरा तज़किया तो ये है कि अगर फेयर ऑनेस्ट इलेक्शन होंगे और तमाम लोगों को ऑनेस्टली क्या नाम है इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, ए टू जी जितनी भी पार्टी हैं, 15-20 पार्टी हैं, उन्हें आप इलेक्शन लड़ने दें ऑनेस्ट। अच्छा, एक मरतबा फिर राब्ता हमारा जो है वो उनसे मुनक़ता हुआ है इदरीस भाई से। तो सवाल मेरा जब वापस आ जाएंगे तो यही होगा, बड़ा बेसिक था कि क्या आया 1500 लोग चाहिए उनको पूरे पाकिस्तान में अपने लोग खड़े करने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो। तो ये 1500 से 2000 लोग उनको मिल जाएंगे पूरे पाकिस्तान में जिनको कि वो खड़े कर सके किसी अभी तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि वो खड़े कर पाएँगे। और अगर वो खड़े कर भी पाएँ तो फिर शायद वो इस हद तक इलेक्टेबल्स ना हों, क्योंकि देखिए ना बात तो लास्ट टाइम इलेक्शन किस तरह जीते गए थे, इलेक्टेबल्स फराहम किए गए थे ना, फराहम किए गए। जहाज़ पैराशूट किए गए थे, जहाज़ में भर के दिए गए थे। पीटीआई के जो ओरिजिनल डाई हार्ड तहरीकी नज़रियाती साथी थे, उनको इग्नोर करके भर्ती किया गया था ताकि एक नंबर पूरे किए जाएँ। मैं बार-बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन नंबर्ड गेम होता है।
तो वो नंबर्स पूरे करने अब पीटीआई के लिए वैसे मुश्किल हो जाएगा कि आपने कहा कि 1500 के करीब उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे, ठीक है। फिर हर एक को अपनी जान की भी पड़ी हुई है। जब शेख रशीद जैसा एक बुलंद दबंग आवाज़ जो है वो बिल्कुल ही बकरी बन गया है, मैं तो यही कहूँगा, बल्कि चिकन बन गया है, जी। तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे कौन खड़ा होगा, इतनी बड़ी माइट के सामने कौन खड़ा होगा? और नैरेटिव तो वाक़ई हर कोई शख्स यही कह रहा है ना कि मतलब ये 9 मई गलत है। तो अब जी 9 मई की मज़म्मत की आड़ में इमरान खान भी जो है ना फ़ारिग होते जा रहे हैं अपने लीडरों की जानिब से, अपनी पार्टी के वर्कर्स की जानिब से, और कोई सामने भी नहीं आ रहा। बहुत से लोग बदस्तूर जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं। तो अगर जल्दी इलेक्शन हो भी जाएँगे तो आपके पास आपकी क़यादत जेल में है, अब कौन चलाएगा? जी, मैं अलीमा भी खान ऐसे ही समझता चलाएँगी। हूँ, जो अनीस भाई ने कहा, अनीस भाई जिस तरह से इनकी राय आई, मैं भी इनकी राय से बहुत हद तक मुत्तफ़िक, क्योंकि इस वक़्त ग्राउंड रियलिटी ऐसी है नहीं कि पीपल्स पार्टी को पीटीआई को अगर भरपूर तरीके से प्ले करने का मौका दे भी दिए जाए, तो वो परफ़ॉर्म कर सकेगी एक ग्राउंड बात के ऊपर भी। एक बात मैं और करता हूँ, जी, चूँकि मेरा ताल्लुक सहाफ़त से और कुछ हम अंदर की खबर भी रखते हैं, तो जी, मैं पहली मर्तबा आज आपके शो के तवज्जुह से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो नून लीग का आपने देखा कि किस लश-पश ताम-झाम के साथ जी, नवाज़ शरीफ जी, साहब आए, जी हाँ, और वो ये तसव्वुर में लेकर आए हैं कि अब जो है ना तख्त ताज उनका हुआ। जी, अब मैं आपको आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि मुक़्तदर हलकों ने ये कह दिया है कि 9 मई अपनी जगह अलग, लेकिन लेवल प्लेइंग फ़ील्ड इमरान खान को भी दी जाएगी, पीटीआई को भी दी जाएगी, और ये डील हो चुकी है। ये मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपके शो के थ्रू कि आप देखेंगे कि, और ये परेशानी की लहर नून लीग में दौड़ गई है कि अब हमारा साडा क्यों होएगा? तो वो जी, इसलिए कि उनको तो ये लग रहा था कि हमें तो पकड़ा दी जाएगी प्लेट खुला में खुला तश्तरी में रख मैदान के, मिलेगा, खुला खुला मैदान प्लेट मिलेगा। में। लेकिन आज की मेरी खबर है कि इमरान खान के साथ मामलात यूँ तय पाया दिए गए हैं कि हम आपको इलेक्शन का मौक़ा देते हैं, आप साबित करो कि यू आर स्टिल पॉपुलर। तो अब ये उन एग्जैक्टली पे उन एग्जैक्टली अनीस भाई, मैं भी यही कह रहा था। जी। चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, कोई कोई भी हो, हुँ, जो लोग इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट जो इलेक्शन करवा रहे हैं, उनके उनके लिए उनको उन्हें ये चाहिए कि तमाम पार्टीज को यकसा मौके दिए जाएं और वो लोग इलेक्शन लड़ें, और जो हुँ, जीत के आते हैं वो चाहे 51% पे आते हैं या 67% पे आते हैं, उनको हुँ, हुकूमत करने दी जाए। हुँ, हुँ, देखिए, तो बात तो अगर ठीक है, ये तो अगर हम इस आपने जो बात। बात कही है, ये खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि तमाम लोगों को यकसा तौर पर उनको मौके दिए जाएँगे। मौके दिए जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में कम से कम अब 76 साल के बाद तो हमें अपनी पसंद और नापसंद को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल। अवाम की राय को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जी। और ये जो हम बातें कर रहे हैं, जो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही डिस्कस कर रहे हैं, हुँ, आप तमाम हज़रात माशाल्लाह बहुत मुझसे ज़्यादा पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से मालूमात रखते हैं। इस वक़्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पार्टियों की तादाद 150 से ज़्यादा है। तो 150 पॉलिटिकल पार्टीज में हम सिर्फ 3 या 4 की बात कर रहे हैं। हम क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की जो इतनी अच्छी खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आई है, क्या ये ब्रेकिंग न्यूज इम्प्लीमेंट होगी पीटीएम के लिए भी? क्या मंदूर पश्तीन को मेन प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है? क्या उसकी आवाज फ्रंटियर में नहीं है केपी के अंदर? क्या बरमदाग बुख्ती की आवाज बलूचिस्तान में नहीं है? क्या अल्ताफ हुसैन की आवाज सिंध में नहीं है? या पाकिस्तान में जिस तरीके से उनको फैलते देख के रोका गया, पंजाब में नहीं जा सकती? या और जो नई पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, कॉमप्रस पार्टीज हैं, इस्लामी पार्टीज हैं, जो बहुत सारी, जो कि पंजाब में बहुत तेजी से फैल गई हैं, उनका बहुत बड़ा वोट है। जैसे कि अभी निशानदेही की अनीस भाई ने कि कराची तक में उनका अपना वोट बन चुका है, इंटीरियर सिंध में उनका अपना वोट है। तो हम उन लोगों को कैसे सबको दूर रख सकते हैं? ये तमाम लोग जब प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो फिर बाकी मेन स्ट्रीम पार्टी के लिए कितना कितने साइज की जगह बचेगी, ये बताइएगा। साबिर भाई, मेरा अभी भाई। तो ख्याल ये है कि जितनी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चारों पांचों सूबे में आज़ाद कश्मीर को लेकर जितनी भी पार्टीज हैं ना, उन तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखना चाहिए। उनको तमाम पार्टीज को मौके देने चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्टली।
और ताकि वो अपने कैंडिडेट खड़ी करें और अपने आप को वो प्रूव करें। ये नहीं कि जो 3-4 पार्टी जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इनको मौके मिले और जो छोटी पार्टीज हैं उनको मौके ना मिले। मतलब ये सरासर ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ भी और अवाम के साथ भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अनिल भाई, आप क्या कहते हैं? मैं इसमें ये कहूँगा कि आपकी बात से एग्री करते हुए थोड़ा डिसएग्री यूँ करूँगा कि इनको ज़रूर मौक़े मिलने चाहिए। पीटीएम की आपने बात की, तो पीटीएम ने सीटें भी ली हैं, ठीक है? मोहसिन दावड़ पीटीएम के ही हैं और अली वज़ीर पीटीएम के ही हैं, तो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लोगों ने उनको चुना और वो असेंबली तक आए। हर वो जमात और हर वो लीडर जो पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की नज़रियाती और जुग़राफ़ियाई सरहदों की लाज रखते हुए पाकिस्तान में सियासत करना चाहता है, उसको हक़ है कि वो वहाँ पे इलेक्शन लड़े। बिल्कुल लेकिन सही, अगर आपने आपने बिल्कुल अगर सही, भुट्टी की बिल्कुल सही आपने कहा अगर आपने, बिल्कुल सही भुट्टी की कहा। बात की, आपने अल्ताफ़ हुसैन की बात की, तो मैं कहता हूँ हर एक को उसका हक़ मिलना चाहिए एज़ लॉन्ग एज़ आप नरेंद्र मोदी के कंधे पे रह के बलूचिस्तान की जंग ना लड़ रहे हों और नरेंद्र मोदी के कंधे पे बैठकर आप कराची आज़ाद करने की बात ना कर रहे हों या उनसे शहरियत ना माँग रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि बलोचों की अपनी शहरी नुमाइंदगी दूसरी जमातों की सूरत में भी मौजूद है और एमक्यूएम पाकिस्तान जो इस वक़्त मौजूदा पाकिस्तान में है, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार, खालिद मकबूल, अनीस क़ायम ख़ानी और दीगर दोस्त हैं, वो लोग अपना साबित कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनके जलसे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो कम से कम लोगों में जा रहे हैं। कहा जाता था वो जा नहीं सकते, वो जा भी रहे हैं। इलेक्शन में वो अपनी सीटें भी लेंगे। मेरे जो तज़्ज़िया और जो अंदरूनी रिपोर्ट जो ग्राउंड से मुझे मिल रही हैं, वो ये हैं कि इस बार एमक्यूएम पाकिस्तान 16 सीटें कराची से कम लेगी, 18 नहीं तो कम से कम 16 ज़रूर लेगी। तो आई एग्री विद यू कि छोटी जमातों को बिल्कुल मिलना चाहिए, एज़ लॉन्ग एज़ वो पाकिस्तान की सालमियत पे कोई बात नहीं करें, पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रिटी पे, सॉवरेनिटी पे कोई बात ना करें और पाकिस्तान के नेशनल स्टेट, एंटी स्टेट कोई बात ना करें। तो वहाँ जी, तक तो मैं एग्री करता हूँ। तो आई अनिल भाई फुली की जैसे आपने राय दी। आई फुली एग्री जो जी, आपने कहा कि जो भी जमातें पाकिस्तान के कानून के तहत उस दायरे में हैं, उनको पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ें और अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करें असेंबली में आकर। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा-सा एक हल्का-सा डिसेंटिंग नोट डालने के बाद बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जिस तरह से आपने एक वायरल वीडियो आजकल देख रहे होंगे जिसमें कि एक अफ़गानी जो है वो मैच जीतने के बाद कह रहा है कि हम इसका जश्न मनाते रहेंगे आइंदा वर्ल्ड कप तक और हम यहूदी के साथ भी मिल जाएँगे और उसको प्रेफ़रेंस देंगे मगर पाकिस्तान को नहीं देंगे। इससे आपको ये लगा कि क्या पूरे अफ़गानिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहा था वो शख्स? नहीं कर रहा था ना, वो अपने गमो-गुस्से की या उस इंडिविजुअल ने जिस कर्ब से गुज़रा होगा, जो मसाइल उसने भुगते होंगे या जो भी उसके साथ रवा रखा गया होगा सलूक एज़ अ अफ़गानी, उसकी वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, वो एक महदूद राय थी। इसी तरह हम जिस तरह से हम टैग कर देते हैं उन तमाम नज़रियाती पार्टियों को कि जो कि किसी भी गम-ओ-गुस्से का इज़हार किसी भी मौके पे करते हैं, वो उनके गम-ओ-गुस्से का इज़हार है। हमें उनके गम-ओ-गुस्से के इज़हार के बाद उनको इतनी सज़ा दे देने के बाद उनको मेन स्ट्रीम में वापस जो है वो शामिल करना चाहिए। जब हम तालिबान के साथ हर वक़्त दरवाज़ा खुला रखते हैं, जब हम उनके लीडरों को रात को पकड़ के दिन में छोड़ देते हैं, उनके कैदी छोड़ देते हैं, हर वक़्त तैयार रहते हैं, वो हमारे सर के साथ फुटबॉल खेल सकते हैं, तो क्या हमारे मुल्क में जो हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी किसी भी वजह से नाराज़ हैं और वो बहुत बड़े कन्फर्म स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? इस बात पे अनिल भाई अपनी राय दीजिए। नहीं, आपकी आपकी राय है और मैं आपकी राय को मतलब एहतराम से देखता हूँ, लेकिन मैं इससे एग्री भी नहीं करता क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको नवाज़ शरीफ है मिसाल के तौर पे, नवाज़ शरीफ को जनरल बाजवा ने बिल्कुल मुल्क से निकाला, उनको जेल में डाला और फिर उनको मुल्क बदर किया गया और मुल्क बदर या इससे पहले मुशर्रफ ने उनको 9 साल मुल्क बदर किया। लेकिन क्या इस दौरान में नवाज़ शरीफ इतने डिप्रेस्ड हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि वो कहीं गैर मुल्की ताकतों और दुश्मन के हाथों खेलने की बात की? उन्होंने नहीं की। गुज़िश्ता ये जो इनकी लास्ट मुल्क बदरी हुई थी, इसमें भी क्या उन्होंने मुल्क दुश्मनों की बात की? नहीं की। इमरान खान आज जेल में हैं। क्या इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई नेतन्याहू या नरेंद्र मोदी आके निकाले? उन्होंने नहीं की। लेकिन जब आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हो, जब आप कहते हो आप मुझे मेरी शहरियत दे दो, अल्ताफ़ हुसैन ने यही कहा ना नरेंद्र मोदी आप जी, मुझे मेरी शहरियत दे दो। ट्रेनिंग कैंप्स उन्होंने वहाँ मँगाए, फंडिंग उनको वहाँ से होती थी। तो अब वो रास्ते बंद हो चुके हैं। हमें एक लाइन तो ड्रॉ करनी होगी भैया।
वरना हम क्या होगा कि हमें खुद नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ बैठा हुआ इंसान मुहब्बे वतन है कि ये किसी का एजेंट है, ये क्या है। तो लोग जो हैं नॉस्टैल्जिक हैं, कराची के लोग, ज़ाहिर है उनकी एक यादें हैं, मुझ समेत। हमने भी बहुत मज़लूमों का साथी अल्ताफ़ हुसैन गाने गाए, सब कुछ किया है, लेकिन कहीं न कहीं हमें डिसाइड करना पड़ता है कि अब इस मुल्क को आगे लेके कैसे चलना है। ग्राउंड पे उन्होंने कभी सियासत नहीं की। उन्होंने की लखनऊ की, दिल्ली की, कलकत्ता की, मुंबई की सियासत की। उन्होंने कराची की, हैदराबाद की, सक्कर, मीरपुर ख़ास की सियासत नहीं की। अल्ताफ़ हुसैन की बात करूँ। बिरामदाद बुख्ती की बात करें, बिरामदाद बुख्ती तो मिलिटेंट विंग चला रहे हैं पहाड़ों में बैठ के। तो मैं कैसे उनको एक्सेप्ट कर लूँ कि जो मेरे पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाहियों को काटते हैं, गोलियाँ बरसाते हैं, उन्हीं गोलियों से जो कि उन्होंने भारत से खरीदी हुई होती हैं। तो मेरे दिल में तो उनके लिए कोई स्पेस, कोई जगह नहीं है, और ना ही पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की रियासत को होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ, उसके अलावा बहुत सारी जमातें हैं सर, छोटी-छोटी जमातें बहुत सारी हैं। मैं तो कहता हूँ तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, मैं उनसे एग्री नहीं करता उनकी आइडियोलॉजी से, बट इफ दे विन द सीट्स, मोर देन वेलकम। ठीक है, अब राइट, पीटीएम को भी अपनी लिमिट में एक रहकर ही काम करना होगा ना। अगर वो ये कहेंगे कि हम चमड़ी उधेड़ देंगे, तो किसकी चमड़ी उधार दोगे? या वो ये कहेंगे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो भई ये वर्दी तो हमारे पास वही एक पाक वर्दी है जिसने हमारी सरहदों की हिफाज़त की हुई है, और जिन्होंने अपनी 72,000 जानें दी थी इस वॉर एंड टेरर में, वो क्यों दी थी उन्होंने, किसके लिए दी थी? तो हमें अपनी लाइन्स को अब क्लियर कट ड्रॉ करना होगा। हमें अपना नेशनल नैरेटिव बनाना होगा। अगर नहीं बनाएँगे ना, तो हम यूँ ही बस डामाडोल सी सियासत करते रहेंगे, कभी इस्लामी निज़ाम, कभी सेकुलर, कभी रोशन ख़याल पाकिस्तान। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। वी हैव टू कम टू अ नेशनल कंसेंसस कि अब हमें पाकिस्तान को कैसे, सबसे पहले इकोनॉमी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा निज़ाम दस्तूर क्या होना चाहिए। जी इदरीस भाई, जिस तरह से नहीं अनीस भाई हम इसको रैप अप नहीं, करेंगे इस मैं प्रोग्राम अनीस को, भाई की एक बातों से मुत्तफिक हूँ। अनीस भाई ने जो मुत्तफिक भी हैं कहा आप, वो सिर्फ एक इस पे नुक्ता दीजिएगा कि अनीस भाई ने जिस तरह से बताया कि हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, हमें तमाम ये सब लोग जिन्होंने वो लाइन क्रॉस की, जिसको हम हम्म, स्टेट की रेड लाइन कहते हैं, हम्म, ये तमाम चीजें क्या अवाम फैसला करके बाशऊर मुल्कों के अंदर उनको शन कर देती है, यानी उनको सिस्टम से निकाल देती है इस तरह की आवाज़ों को, और उसके बाद दोबारा इलेक्ट नहीं करती या कुछ करती, या इसका इन तमाम चीजों का फैसला उस मुल्क का चौकीदार करता है? दरअसल ये प्लीज इसके ऊपर रोशनी डाल नहीं दीजिए। नहीं, जो जो मुल्क के जो क्या नाम वोटर्स हैं, वो उन करते हैं उन ना उन फैसला उन इसका। उनको फैसला करना चाहिए। उन्हें पता है तो कौन उनको मुल्क के कौन साथ कौन है। देगा ये हक कि वो फैसला करें कि आया और जहां तक बात है गद्दारी की, तो गद्दारी तो सिर्फ वो करता है जिसके पास मुल्क का राज हो, और मुल्क के राज जो गद्दारी करते हैं उनके बिल्ले लगे हुए होते हैं, वो हर दूसरे दिन पकड़े जाते हैं। ये आम सिविलियन, इनके पास गद्दारी करने के क्या मौके हैं? ये क्या गद्दारी कर सकते हैं? इनके पास कौन सा मुल्क का राज है? जरा ये बताइएगा प्लीज। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि गद्दार गद्दार तो कोई नहीं है। उन गद्दारों के खिलाफ बाकायदा मुकदमे होने चाहिए, और उनको उनको प्रूफ करना चाहिए कि ये गद्दार हैं। ठीक। अगर वो गद्दार हैं तो उन्हें अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान के जो अगेन लॉ सिविल है, कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में अगेन। हाँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है उनके सजा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। कोई ठीक। भी हो, और ऑनेस्टली सजा देनी चाहिए अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने कुछ किया है तो। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी खुल के हमने बात करी आइंदा आने वाले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड, उसके बारे में आप लोगों ने खुल के अपना इजहार किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन से मौके हैं, क्या सूरत हाल नजर आ रही है, आइंदा हुकूमत कैसे बनने जा रही है, इसके हवाले से आप लोगों ने जो है अपनी राय का इजहार किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस फारूकी भाई आपका, इदरीस खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले की नेक्स्ट प्रोग्राम को हम जब रिकॉर्ड करेंगे और करंट पॉलिटिक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला फिर जो है रहमत देंगे।